हेलो फ्रेंड्स। आज हम मंडी सचिव का जो कल आपका पेपर हुआ था उसके इकोनॉमिक्स सेक्शन के पूरे 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। और सॉल्यूशन के साथ साथ मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। प्लस इसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर मंडी सचिव का एक बैच भी चल रहा था जीएस रेवोल्यूशन का। और जितने भी हमारे स्टूडेंट थे सबके 16 17 15 ऐसे क्वेश्चन सही हैं 20 में से, इन 20 में से। वो भी मैं उनके मैसेज दिखाऊंगा। प्लस ये बताऊंगा कि शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स क्या बातें कर रहे थे और फाइनली पेपर क्या आया। और ये बहुत बड़ी बात है कि यूपीएससी लेवल का पेपर आया है आपका, जिसमें 80% स्टूडेंटों के नेट करेक्ट हों। ये समझ लेना, एक एक क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का है इसका। 80% नेट करेक्ट। यूपीएससी में आजकल कितना कट ऑफ जा रहा है? 40%। 40% पर सिलेक्शन हो जा रहा है, वही क्वेश्चन रख दिए और 80% नेट करेक्ट लेके आ रहे स्टूडेंट सिर्फ 2 महीने की पढ़ाई में। और जबकि सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट है यूपीएससी का इकोनॉमिक्स। ये समझ में नहीं आता है लोगों को, बहुत टेक्निकल वर्ड हैं। तो अगर 40% एक्यूरेसी यहाँ जा रही है तो समझ लेना इस पेपर में लोगों की 30% जाती है इस सब्जेक्ट के अंदर। और ये काम करके दिखाया स्टूडेंटों में, सबके मैसेज भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं कल की बात करता हूँ इस सॉल्यूशन से पहले। कल पेपर हुआ था स्टोर कीपर का। कंप्यूटर आजकल कुछ ज़्यादा ही खराब पूछ रहे हैं, लोगों को पता है। और इनका जो भी नया ट्रेंड है इसके हिसाब से हमने कंप्यूटर में एक वैल्यू एडिशन पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी थ्योरी फॉर्म में। और 1000 एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे हर टॉपिक पर। ठीक है, मीन्स हर सारे टॉपिकों के मिला के 1000 थे। ये सारी चीज़ें बीपीओ पेड बैच में और बाकी बैच में ये हमने प्रोवाइड कराया है। तो कुछ स्टूडेंट क्या है जो नेगेटिव होते हैं, जो पढ़ते नहीं, वो इधर उधर क्या है दिन भर चैट करते रहते हैं और दिन भर बातें हैं। उनको लगता है 4-6 लोग हाँ हाँ करते हैं तो उनको बहुत इज्जत मिल रही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो निगेटिविटी फैला रहे थे कि कहीं से कुछ नहीं आ रहा, किसी टीचर का ये कि नहीं ये वो। तो फिर हमने हल्का सा साक्ष्य डाला था, असिस्टेंट स्टोर कीपर जिसने भी दिया वो पेपर देखा हो, देखो ये चीज़ें डाली थी। ये पीडीएफ है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसका आया था लोरा वान का कि आईओटी में ये क्या है, इसका मुख्य उपयोग क्या है। तो 2 बार ये क्वेश्चन कराया था। ये एक आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में डायरेक्ट लिखा है, लॉन्ग रेंज लो पावर नेटवर्किंग। और यही पूछा गया था कि कम बिजली खपत में हाई रेंज देता है क्या है। फिर आईपीवी4 जो प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, इसमें पूछा गया था इसमें से कौन सा है उदाहरण। डायरेक्ट यही दिया था जो इसमें लिखा है ना 192.168.1.1, यही डायरेक्ट था। उसमें से आपको पहचानना था कौन सा सही है प्रोटोकॉल का रूप और कौन सा नहीं है। फिर अगला था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। कोई ये टर्मिनोलॉजी तक पहुंच ही नहीं पाया है, जितने टीचर हैं। ये क्वेश्चन उनका मिल जाता है तो वो दिखा रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन में 15-16 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, बाकी कुछ क्वेश्चन आपकी नॉलेज से निकलते हैं। तो ये आया। फिर ये भी डाल दिया कि क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क के आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में बदलता है। इसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर ये सारे प्रोटोकॉल का एक मैचिंग आया था, एसएमटीपी का, पॉप3 का, आईमैप का, सब डिटेल में दिया हुआ था कि क्या होता है एसएमटीपी। इसके अलावा ये तो अभी शॉर्ट में दिया, इसके बाद डिटेल में भी इनको कराया है सारे प्रोटोकॉल्स को। ये आया था। इसके बाद एज कंप्यूटिंग से एक पूछा था, वो भी था इसमें। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग से था क्वेश्चन, वो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद मेल मर्ज तो बहुत डिटेल में कराया, यहाँ से तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। वी लुकअप से आया था, ये भी कराया था। फिर आपका आया था, देखिए ये कि डीएनएस में किस प्रकार का रिकॉर्ड होता है, 4 टाइम्स ए वाला, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एमसीक्यू से। फिर आ जाते हैं हम कि ये जो सिक्योर मेल है इनक्रिप्शन के लिए, इनक्रिप्शन किस लिए होता है? छिपाने के लिए, है ना। दूसरी भाषा में उसको कोडिंग भाषा में भेज देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं जिससे कोई चीज़ लीक ना हो। इसके लिए आया था कौन सा प्रोटोकॉल? एसएसएल टीएलएस। अब किसी और प्रोटोकॉल का भी आप यूज कर रहे हो तो उसमें ये प्रोटोकॉल आप जोड़ दोगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था। ये 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया था ये तो कोई भी कर लेता, लेकिन बाद में एक स्टूडेंट ने भेजा कि सर ये भी कराया था। ठीक है। फिर ये ट्रांसफर लर्निंग का आया था, कोई यहाँ तक सोच भी नहीं सकता, ये भी क्वेश्चन तक हम पहुँच गए थे। ठीक है। इसके आगे बताते हैं जो मैंने बताया कि ये लोरा वैन का एक इधर भी है, देखो ये थ्योरी फॉर्म में आ गया आपका कि कम बिजली खपत लंबी दूरी तक डेटा ट्रांसमिट करने वाला नेटवर्क ये है। इसके बाद एक स्टूडेंट ने भेजा कि सर ये वाला भी है, आरोग्य सेतु वाला। फिर एक्सेल और एमएस वर्ड के 5-6 क्वेश्चन आए थे, वो तो हमने डाले नहीं, वो भी इसी से ही थे। डायरेक्ट जो कराया है आपका पिवट टेबल का क्या है, कहाँ पर फॉर्मेटिंग करते हो।
अब जब सब सही से पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से पता चलेगा, यही कहते रहोगे कुछ नहीं आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है, तो बोलते रहो, एग्जाम बाद फिर से मौका मिलेगा बोलने का, है ना। तो ये इसलिए बताया कि इन लोगों के चक्कर में जो स्टूडेंट थोड़ा सा बरगला जाते हैं ना, नए स्टूडेंट, वो पढ़ते नहीं, अपना दिया गया कंटेंट नहीं पढ़ते हैं, उन्हें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं इस पर। ये है मंडी सचिव का पहला रिएक्शन। जैसे ही पेपर हुआ, पहला रिएक्शन आया मंडी सचिव बैच का, क्या हुआ, कंप्यूटर में मजा आ गया सर। फिर दूसरा, अवर जीएस रेवोल्यूशन द एग्जाम क्रैकर। कुछ महान लोग अलग अलग ग्रुपों में, जब हमने बैच स्टार्ट किया था, इधर उधर की चीज़ें फैला रहे थे कि केवल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर तो पढ़ा ही नहीं रहे। अभी उनको पेपर देख के समझ में आ गया होगा, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने मुश्किल हो गए होंगे ऐसे लोगों को। एक फिर अगला स्टूडेंट बोल रहा है, मेरे कितने सही हैं मैं नहीं जानता, पर आया सब आपका पढ़ाया ही है, खासकर इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर वाला। ठीक है, फिर स्टूडेंट बहुत अच्छा गया है सर, थैंक्स फॉर योर एफर्ट, बाकी आंसर की आने पर एग्जैक्ट पता चलेगा। फिर बाकी स्टूडेंट बहुत रिएक्शन आए हैं। ये देखिए सर, बाकी सेक्शन तो बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन हिंदी वाला सेक्शन थोड़ा टफ लगा, कंप्यूटर ये सब बहुत अच्छा गया। स्टूडेंट ऑलरेडी आपका एसएससी सीजीएल निकाल के तमिलनाडु में जॉब कर रहे हैं और अपने यहाँ पर होम स्टेट आना चाह रहे हैं, है ना। फिर इन स्टूडेंटों का, सर पेपर सही हुआ है ऐसा लग रहा है, सारे सेक्शन के क्वेश्चन लगभग आपके मटेरियल से ही थे, इस बार एग्जाम में 80 से 90% आपका पढ़ाया हुआ ही आया। चलो हटाओ, ये बात भूल जाओ क्या इन्होंने बोला। कुछ तो बेवकूफ़ यहाँ तक भी होते हैं कि वो इस पर भी फैलाते हैं कि हाँ ऐसा है, चलो एक दो लोगों ने। मैं इनके पेपर से बताता हूँ, जो पेपर स्टूडेंट का ही है जो मैं आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ, उसको देखो। इस स्टूडेंट के 17 क्वेश्चन सही हैं 20 में से। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, पहला क्वेश्चन है, 1964 के संबंध में निम्नलिखित अनुभागों को उनकी संबंधित निधियों से सुमेलित कीजिए। तो क्या है, ये था एक्ट, तो इतने डिटेल में कराया था, और एक्ट के क्वेश्चन किसी के गलत नहीं हुए होने चाहिए, लेकिन इस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से गलत हुआ है। अब इसमें क्या है, 26 PPP, ये योजना है केंद्रीय मंडी निधि, सेंट्रल मंडी निधि का इसमें जिक्र है। ये 26P भी है, 26PP भी है, और 26PPP भी है। तीनों में निधियों का जिक्र है, अलग अलग निधियां हैं तीनों में, बहुत डिटेल में कराया था लिख के, और पेपर में भी ये जो हमने एक टेस्ट लिया था उसी से सारी जितनी भी ये धाराएं आई हैं, जो टेस्ट लिया था उसी से आ गई हैं। ठीक है, मतलब कॉपी में तो कराया, ये टेस्ट से भी आ गया। तो इसको मिला लो अगर, तो 26 PPP हो गया केंद्रीय मंडी निधि, 19B हो गया मंडी विकास निधि, 26P हो गया बोर्ड निधि, और 19 हो गया बाजार समिति निधि। अगर यहाँ से आप नहीं भी सॉल्व कर रहे थे तो नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना था। जब मैंने एक्ट पढ़ाया था सबको बता दिया था कि सबसे पहले मंडी समिति का जिक्र है, मतलब ब्लॉक लेवल की बात हो रही जहाँ पे मंडी होती है। फिर आगे की धाराओं में आपकी मंडी परिषद का जिक्र है, मतलब राज्य लेवल पर। तो जो राज्य लेवल पर बात होगी उसकी धाराएं ज़्यादा आगे होंगी, मतलब 26 के आसपास हैं, और ये वाली धाराएं आपकी 17, 18, 19 के आसपास थी। यहाँ से आपका निकल जाता, जहाँ पर बाजार समिति या मंडी समिति की बात हो रही थी वो धाराएं कम थी, और जहाँ पर आपकी केंद्रीय निधि की बात हो रही थी या आपकी केंद्रीय बोर्ड निधि की बात हो रही थी वो धाराएं ज़्यादा थी। बस यहाँ से निकल जाना था ये। तो अगर 19 वाले दो थे, दोनों किसकी हो रही, मंडी समिति की या बाजार समिति की बात, ये है यहाँ पर दोनों 19B और 19 जो केंद्र राज्य स्तर पे है, मतलब केंद्रीय मतलब जो राज्य का सबसे हेड है वहाँ पर है, वो धाराएं ज़्यादा थी। यहाँ से आप कर लेते तो भी आप इसको कर जाते, और इसका ए था। अगले उस पर आ जाते हैं। दूसरा, बेसल 3 मानदंड, बहुत डिटेल में कराए थे ये मानदंड। अब लोग घबरा रहे थे कि फसलों के प्रकार, नाम, वैज्ञानिक नाम, ये सब चीज़ें। यहाँ पर जो चीज़ कराई जाती जिस पेपर में इस लेवल पर टेक्निकल होती है, इस लेवल पर कवर करती है कि पेपर बाहर जाना मुश्किल ही होता है। ठीक है, तो बेसल 3 कराया था, बहुत आसानी से लोग करके आए होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, जबकि ये आंकड़ा भी लिखाया गया था। ये आंकड़ा लिखाया गया था कि 9% रेशियो जो है आपका, वो आपका किस चीज़ के लिए है, जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, यानी कि प्राइवेट बैंक, वाणिज्यिक बैंक, और 12% था पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। तो यहाँ पर 13 कर दिया गया, इसलिए ये गलत था, तो 2 गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 3 सही हो जाएंगे, ये आपका डायरेक्ट सही होना था। ठीक है, तो इनके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ही गलत हैं शुरुआती। अब देखो
बीमा में प्रतिस्थापन के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूरा बीमा व्यवहार के सिद्धांत कराया था, डायरेक्ट वहीं से आया, सेम भाषा लिखी। अगर इसको ऑनलाइन भी सर्च करोगे ना, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में क्या होगा कि अगर आपकी क्षतिपूर्ति, ऑनलाइन में क्या मिलेगा ये देख लेना थोड़ा सर्च करके, कि अगर आप हो, सपोज करो आपकी बाइक है और किसी थर्ड पर्सन ने टक्कर मार के डैमेज कर दी, तो आप क्या हो? बीमा धारक, और कंपनी क्या है? बीमा करता। तो बीमा करता क्या है? धारक को पेमेंट कर देगा, लेकिन अब इसकी बाइक की जो क्षतिपूर्ति हुई, जो लीगल राइट्स है, कर्ता के पास आ गए। क्यों नहीं? क्योंकि इसने तो पेमेंट कर दिया। अब ये कर्ता क्या करेगा? जिसने क्षति पहुंचाई है उससे पेमेंट ले लेगा। एक तो ये दिखेगा आपको ऑनलाइन, दूसरा नहीं दिखेगा। सपोज करो कोई नेचुरल तरीके से डिजास्टर हो गया, आपने मकान का बीमा कराया, अब आपका मकान में अचानक से आग लग गई, कुछ भी हो गया है ना, भूकंप आ गया, अब कैसे मिलेगा? तो इसका दूसरा रूप क्या है कि जो आपका बीमा करता है वो क्या करेगा? धारक को पूरे पैसे देगा जो भी क्षतिपूर्ति है। अब इस मकान के जो भी अवशेष हैं, जमीन छोड़ दो, अवशेष जो हैं, क्योंकि अवशेषों की क्षतिपूर्ति कर दी, इस पर किसका कब्जा हो जाएगा? बीमा कर्ता का, यानी कंपनी का। यही पूछा गया कि बीमा धारक को मुआवजा देने के बाद बीमा कर्ता क्षतिग्रस्त संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और ये डायरेक्ट था, नोट में था, विद एग्जाम्पल था, तो सीधा आया था ये। एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर, अगर इसमें कॉमन सेंस लगाते तो सब जगह देखो क्या है? बीमा धारक की बात हो रही कि मुआवजा भी मिल गया इसको और ये संपत्ति पर भी अधिकार रहेगा। ऐसा कभी होता है? जिस चीज के आपने पूरे पैसे ले लिए फिर आपका अधिकार तो वहां नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पर भी बीमा धारक है, यहां पर भी बीमा धारक है, और यहां पर भी बीमा धारक है। केवल बीमा कर्ता की बात जो हो रही है ना, वो यहां पर हो रही है, तो भी यहां से निकल आता। अगले 4 नंबर के क्वेश्चन पर जाते हैं। किस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य किसानों की लाभप्रदता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मिट्टी की उर्वरता और कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है? कौन सी ऐसी केंद्र प्रायोजित योजना? बड़ा ही नॉर्मल था। किसकी बात कर रहे हैं? किसानों की लाभप्रदता में सुधार करना। ये तो हाल में फिलहाल में तुरंत नहीं होता है, लेकिन भोजन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरता और कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें सुधार बिल्कुल आता है। और बात हो रही किसकी? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की। ठीक है, जब आप कुछ भी जैविक यूज ही नहीं करोगे, केमिकल्स यूज ही नहीं करोगे, है ना, तो क्या होगा? मिट्टी में सुधार आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार आएगा, भोजन में जो आपके कीटनाशक जा रहे हैं वो सारी चीजें आपकी नहीं रहेंगी, तो भोजन कितना शुद्ध होगा? जैविक होगा एकदम। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की यहाँ पर बात हो रही। आगे चलते हैं, डायरेक्ट नोट से है ये, जितनी भी योजनाएं नोट में थी। भारत में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद PFEPC का स्थान किस संगठन ने लिया? यही एकमात्र क्वेश्चन था। जितने भी बाहरी होंगे बहुत आसानी से हो गया होगा, वो भी अगर उनको डायरेक्ट ये नहीं होगा पता, सेंस लगा लिया होगा, क्योंकि नाम भी दोनों के सेम थे, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा। एपीडा इसका नाम था, और इसने जगह, एपीडा ने किसकी जगह ली थी? प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद। तो इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना से फिर से एक क्वेश्चन आ गया, के तहत पंजीकृत किसानों को निम्नलिखित में से किस प्रकार की सहायता? अच्छा, ये नेचुरल था, दोनों सेम ही है। जो परंपरागत होती है, जो पहले से हमारी परंपरागत क्या होती है? जो हमारे पूर्वज करते आए, और जब पूर्वज खेती करते थे तो ना खाद थी उस टाइम पे और ना ही कीटनाशक थे। परंपरागत रूप से वो बैलों से जुताई करके जो गोबर की खाद है उसका यूज करके ही खेती करते थे, उसकी बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा? कीटनाशक नहीं होंगे। जैविक उत्पादों के लिए विपणन सहायता, यहाँ पर केवल लगा दिया इसलिए सही नहीं है, नहीं तो जैविक उत्पादों के लिए तो विपणन सहायता होती है, लेकिन ये बोल रहा केवल जैविक उत्पादों के लिए विपणन सहायता ही इसमें दी जाती है, ये गलत है इसलिए। फिर संकर बीजों के लिए वित्तीय सहायता, हाइब्रिड बीज हो गए तो ये परंपरागत की बात ही नहीं हो रही है। परंपरागत में 1000 साल पहले चले जाओ आप, जो होता था उसकी बात हो रही। हाँ, भारतीय गारंटी प्रणाली प्रमाणन, ये क्या है? जब भी आप कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो वो चीज़ जो आपका प्रोडक्ट है वो महंगा बिकता है, ऑर्गेनिक खेती होती है, उस पर लेबल रहता है कि ये ऑर्गेनिक है। और इसका लेबल कहाँ से मिलता है? ये PGS प्रमाणन मिलता है उसको। तब ये रहता है कि ये ऑर्गेनिक उत्पाद है और ये महंगा बिकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक उत्पाद की जब आप खेती करते हो तो प्रोडक्शन कम होता है,
बहुत सारी चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं तो आपको महंगा बेचना भी मजबूरी होती है, प्लस लोगों के जो पौष्टिकता है वो बढ़ जाती है बहुत सारी। अमेरिका पूरा जितना यहाँ का जैविक उत्पाद उत्पन्न होता है ना, उसका 60 से 70% केवल अमेरिका मंगा लेता है। आगे चलते हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि जो आपका नॉर्मल इन्होंने दिया हुआ था ना, जो इनका सिलेबस था उससे थोड़ा टची है, मीन्स डायरेक्ट उसका नहीं है। ये किस में आता है, जो बैंकिंग स्थिरता है ना उससे संबंधित है। तो बेसल इन्होंने दे दिया था, बेसल मानदंड, बेसल के ऊपर की चीज है ये। बेसल ने जो मानदंड दे दिए वो तो बैंकों के लिए। अब बैंक किसके अंदर आते हैं, फाइनली बैंकों पर फाइनल कंट्रोल तो कौन करता है, आरबीआई पर भी कंट्रोल कौन करेगा, वित्त मंत्रालय, है ना। या जितने भी लोकतंत्र हैं या देश हैं तो गवर्नमेंट फाइनल कंट्रोल करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल कर दिया इसमें, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एफएसडीसी बनाई गई थी, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ये बनाई गई थी। और वित्त मंत्री ये इसका कौन होता था, अध्यक्ष होता था। तो इसका यही पूछा कि आरबीआई अधिसूचना, तो इसमें देखो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डेट सही है, 30 दिसंबर 2010 को ही गठन हुआ था, लेकिन आरबीआई अधिसूचना नहीं निकाली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अधिसूचना थी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आरबीआई या जितने भी आपके स्वायत्त केंद्र हैं, अगर गवर्नमेंट का कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है तो फिर गवर्नमेंट इनसे हायर लेवल पे होती है, तो फिर गवर्नमेंट की अधिसूचना ही निकलेगी, इनकी नहीं निकलेगी। फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष ये इसमें सदस्य नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, अब सी और ई में थोड़ा सा वो है, मैं बताता हूँ क्या। इन्होंने वैसे जो पेपर बनाया था वो इससे बनाया था, लेकिन आरबीआई डाल के ये गलत कर दिए। सी में क्या है, परिषद के एक सदस्य के रूप में मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्री शामिल हैं। इन्होंने बोला कि मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, वित्त मंत्री भी सदस्य होते हैं। हालांकि वित्त मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष सदस्य, लेकिन कोई भी अगर आप फॉर्म देखो, कोई भी कमेटी देखो, उसका कोई एक अध्यक्ष होता है तो उसे अध्यक्ष में भी गिना जाता है और सदस्य में भी गिना जाता है, ठीक है। अध्यक्ष तो वो होता ही होता है उसका, और सदस्य भी होता है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पीएम को अध्यक्ष बना दिया तो अध्यक्ष को ये सदस्य के रूप में नहीं देख रहे, इस क्वेश्चन के आधार पर अगर देखो, है ना, कि इन्होंने बोला पीएम अध्यक्षता करते हैं लेकिन पीएम नहीं करते हैं, वित्त मंत्री अध्यक्षता करते हैं, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। इसमें हल्का सा, जैसा मैंने बोला, डीपली जाओगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये सही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अध्यक्ष होता है किसी समिति का, तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसका सदस्य भी होता है। तो या तो इसका सी हो सकता है, किसी रेयर केस में ये ई पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका सी ऑप्शन मान के चल रहे हैं कि सी होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये आराम से हो जानी थी। विद्यालयों में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना, अटल टिंकरिंग लैब, है ना, अटल टिंकरिंग लैब का आप लोग नाम सुने होंगे, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर होती हैं ये सब। तो ये नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का उत्तरदायित्व नहीं है। इतनी डिटेल में पढ़ाया था आपका सीएसओ एनएसएसओ। अब चूंकि इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया, लेकिन एनएसओ उसमें आपका नहीं था सिलेबस में, सीएसओ एनएसएसओ ही दिया था। इन्होंने यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया। सबको बताया था कि सीएसओ का काम क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना करना, इससे संबंधित बाकी के काम लिखाए गए थे। एनएसएसओ क्या करता है, रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े निकालता है। तो बस यहीं से क्वेश्चन निकल जाना था कि रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा का संग्रह करना ये एनएसएसओ का काम था, सीएसओ का नहीं था। और पूछा भी गया कि इनका उत्तरदायित्व क्या नहीं था। डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। और बाकी सब इसके काम थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब बी हो जाएगा आंसर इसका। अब आते हैं अगले पर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश। संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बीपीओ वालों के लिए सीख है। आगे बताऊंगा मैं बीपीओ वालों के लिए और क्या है यहाँ पर बात। तो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से क्या लागू किया गया था। तो इसमें क्या था कि एकीकृत लाइसेंस की बात हुई थी, प्लस खुदरा लाइसेंस की बात हुई थी, कि एकीकृत लाइसेंस जारी किए जाएंगे जिससे कि पूरे राज्य भर में आप किसी भी मंडी में क्रय विक्रय कर सकते हो, ठीक है। दूसरा खुदरा लाइसेंस की बात हुई थी। खुदरा में क्या होता है, डायरेक्ट किसान से आप खरीद सकते हो, वो भी फुटकर में।
तो ये उन व्यक्तियों को जो मंडी क्षेत्र के आसपास तो रहेंगे लेकिन मंडी क्षेत्र से बाहर रहेंगे, ऐसे लाइसेंस थे। तो ये हो जाएगा आपका एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना। ये भी एक प्रकार का आपका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ये पहले हो गया था जब आपका ई नेम आया था, ये 2020 का नहीं है, ई नेम आया था तब राज्यों को बोला गया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग डालो अपने राज्य के कानून में, तभी आपको क्या होगा, ई नेम में शामिल किया जाएगा। तो ये देखो सारे क्वेश्चन जैसा बता रहा हूँ यूपीएससी लेवल के हैं और बहुत डीपली थे। आगे आते हैं, अब ये देखो यूपीएससी वालों को भी 2 बार सोचना पड़ जाए ये क्या है, लेकिन इतने तरीके से कराया था। 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट हुआ था, हर एक क्वेश्चन जिसमें यूपीएससी लेवल का था, सॉल्यूशन एक एक 1.5 पेज के थे, वहाँ से सब लोगों के ऐसे क्लियर हुए कि देखो ये जो स्टूडेंट है ना, इसके स्टार्टिंग में 2 गलत हो गए, अब सारे सही होंगे, सारे कॉन्सेप्चुअल इसके सारे सही है। ठीक है, तो इसमें क्या था, नॉर्मल सा समझ लो, अगर आप एक भी ऑप्शन कर लेते, कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है, बैंक जो अपने दैनिक लेन देन के लिए टोटल एनडीटीएल का एक उधार लेते हैं दूसरे बैंक से, तो शेयर मार्केट की तरह ही इस पैसे पर ब्याज दर ऊपर नीचे होती है। ठीक है, लिबोर होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, मिबोर होता है, ये सब कॉल मनी के ही रूप हैं, लिबोर मिबोर इनके भी फुल फॉर्म आते हैं। तो कॉल मनी में डायरेक्ट आप करते ओवरनाइट फंड्स लेन देन, तो आपका हो जाता। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां होती हैं, गवर्नमेंट का होता है, आरबीआई जारी करता है। वाणिज्यिक पत्र बताया था, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल बहुत अच्छे से कराया था, 7 से 1 वर्ष के बीच परिपक्वता होती है। जमा प्रमाण पत्र में जो आप डिपॉजिट करते हो, जो आप पैसा जमा करते हो एफडी का या कुछ भी, एफडी का फॉर्म ही जैसा होता है, उसका आरबीआई क्या करता है, आपको एक प्रमाण पत्र दे देता है। उससे क्या होता है, उस प्रमाण पत्र का भी क्रय विक्रय आप कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, बॉन्ड मार्केट में यानी कि मुद्रा बाजार में। तो सारी चीजें आपकी क्या है, पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं, और जिसने भी केवल एक निकाल लिया होगा वहां से उसका सही हो गया होगा। निम्न में से कौन सी भारत में डाकघर बचत खाते की विशेषता नहीं है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कोई भी डाकघर या किसी भी बैंक खाते के अंदर नहीं जाता है कि इतनी डिटेल क्या है। डाकघर में ये सब बताया गया था इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में कि डाकघर में जब आप खाता खुलवाते हो तो आप क्या करते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है आपको, नहीं 1 मिनट, क्रेडिट कार्ड नहीं, डाकघर में आप जो जमा होता है करंट अकाउंट नहीं खुला सकते हो, सेविंग खुला सकते हो आप, लोन आपको मिल जाता है और सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, लेकिन आप यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं खुला सकते हो। तो ये हो जाएगा कि खाता केवल चेक से खोला जा सकता है, ये वाला गलत है आपका। खाता आप खोल सकते हो और एक व्यक्ति एक डाकघर में एक ही खाता खोल सकता है। चेक सुविधा का लाभ उठाने के लिए इसमें 500 रुपये मिनिमम कर दिया, इससे ही आप खाता खोल सकते हो। तो चाहे चेक सुविधा का लाभ उठाओ चाहे खाता खुलवाओ, दोनों के लिए 500 है। 10,000 तक का ब्याज, ये गवर्नमेंट ने सबके लिए कर दिया कि अगर आपका ब्याज जो बैंक में जमा है 10,000 रुपये तक आ रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लेगी, इससे ऊपर आएगा अगर ब्याज की बात हो रही, मूलधन की नहीं, तो गवर्नमेंट आपकी बैंक जमाओं पर भी टैक्स लेना शुरू करती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 10,000 तक कर मुक्त है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो गलत नहीं है वो क्या है, खाता केवल चेक से खोला जा सकता है, वो पूछा भी वही है कि विशेषता क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी। अगले पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने पूछा था ग्रुप में, अभी बताऊंगा, चलो अच्छा थोड़ा सा बता ही देता हूं। मैंने स्टूडेंटों से पूछा कि क्वेश्चंस के बारे में, यहाँ पर कल से रिएक्शन आने शुरू हुए थे कि कंप्यूटर में मज़ा आ गया सर, ये सारी चीज़ें मैं बता दी। क्वेश्चंस के बारे में जब मैंने पूछा, यही क्वेश्चन डाला था जो यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखो पढ़ाई का स्तर कितना बढ़ गया था लोगों का, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसके बाद इन सबका सही है। और मैंने क्या बोला इसमें कि सबसे इजी यही होना चाहिए जो क्वेश्चन है, तो इसमें लड़कों का क्या था, ये तो नींद में भी सही हो जाएगा। इस तरीके की तैयारी हो गई थी स्टूडेंटों की। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा था कि आपका पूछा गया था बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो बाजार मूल्य पर पूछना था और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आपको क्या देखना था, बाजार मूल्य है तो बाजार मूल्य यहाँ पर भी है,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो शुद्ध की जगह यहाँ सकल है, और सकल को जब शुद्ध में बदलते हो तो क्या मूल्यह्रास को घटा देते हो केवल। तो ये क्या है, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाओगे तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। तो ये आपका ए सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक से क्वेश्चन आए हैं, बीपीओ वालों के लिए सीख है कि अब हम संशोधन पर देखेंगे कि क्या क्या संशोधन आए हैं इसमें, ठीक है। इसके अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम कितना प्रतिशत है जो मंडी उपयार्ड के मालिक, इसमें दो क्लॉज हैं, ठीक है। ये जो संशोधन हुआ था, एक तो आप जो मंडी समिति हो उसको पे करते हो, मंडी समिति को जो फीस पे की जाती है वो 75% तक हो जाती है। दूसरा, जो मंडी उपयार्ड के मालिक या लाइसेंसधारी हैं जो उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र करते हैं वो है 25%। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये 25% शुल्क है जो कि विकल्पों में नहीं है, ठीक है। अगला आ जाता है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। ये बड़ा नॉर्मल सा था, मतलब कॉमन सेंस लगाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति कर पाए। इसमें यही था, पहली लाइन ही हर जगह लिखी रहती है कि यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो राज्य सरकार ऐसा काम कर सकती है। फिर आरबीआई से था, देखो कितना डिटेल में आया है। आरबीआई के बारे में पूछा है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 22। अब ये बताओ, आरबीआई एक्ट की सारी धाराएं लोग याद करेंगे क्या? जैसे धारा 2 तो लोगों को फिर भी याद हो जाती है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की एक अनुसूची बनी है, ठीक है। धारा 22 पूछ दी कि इसके अनुसार आरबीआई बैंक नोट जारी करता है। अब आप लोग सोचोगे कि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि नोट जारी करने, तो आरबीआई के तो सारे काम ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई बैंकों पर जो नियंत्रण करता है वो भी तो धारा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का हर एक काम इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति जो घोषित करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो क्या आरबीआई एक्ट भी व्यक्ति पूरा पढ़े, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा आपका। दूसरा सही हो जाएगा कि 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ और केंद्र सरकार जो भारत सरकार है इसके पास इसका पूरा स्वामित्व है। अगला है SPMICL, ये एक कंपनी है जिसके अंतर्गत जो मुद्रा का निर्गमन होता है यानी पैसे छापे जाते हैं, वो इन्होंने बोला 7 टकसालों में सिक्के ढाले जाते हैं। ये 7 टकसाल नहीं है, 2 टकसाल हैं जहां पर, और 2 और तैयार हो रही हैं, जिनमें से एक देवास का नाम सुना होगा आपने, है ना, और एक शायद एमपी में है। इन 2 जगह पर अभी सिक्के और पैसे ढाले जाते। कॉमन सेंस से हो सकता था कि यहाँ पर केवल सिक्के की बात हो रही है, पैसे की भी नहीं, तो क्या सिक्कों को ढालने के लिए 7 टकसालों की जरूरत पड़ेगी, है ना, ये भी तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, केवल 1 और 2। अगला है लीड बैंक योजना जो आई थी, किस अध्ययन समूह या आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू हो गई थी, जिसने वाणिज्यिक बैंकों की उपस्थिति तथा ग्रामीण अभिविन्यास की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला। गॉडगिल समूह था ये। लीड बैंक योजना आप लोगों को पता होगी, किसी भी क्षेत्र विशेष में जो एक मेन बैंक उसको लीड बैंक, वही विकास के लिए योजनाएं कहाँ किस क्षेत्र को कैसा पैसा देना, ये सारी चीजें करते थे जिससे कि विकास हो उस एरिया वगैरह का। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश, इक्विटी का विनिवेश क्या होता है, किसी भी कंपनी आपका शेयर है उसको आप क्या निकाल रहे हो, सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है, दीपम करके विभाग है, यानी कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, अंग्रेजी में आ जाओ इसको तो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला आ जाते हैं, किसी देश द्वारा अपने व्यापार संतुलन में घाटे की स्थिति में निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए। अब 2 चीजें थी, कुछ लोग इसको ऐसे सोच के चले गए कि आपका क्या है, व्यापार घाटा चल रहा है, अब आप क्या करोगे, समाधान के लिए अलग चीज होती है, लेकिन व्यापार घाटा किस वजह से ये पूछा गया। तो किस वजह से कि निर्यात जब आप करते हो तो आपके पास डॉलर आते हैं और जब आप आयात करते हो तो डॉलर जाते हैं, यहाँ पे माइनस होता है। तो क्या होना चाहिए आपका, निर्यात ज्यादा होना चाहिए और आयात कम होना चाहिए, तो क्या होगा आपका व्यापार संतुलन पॉजिटिव होगा। और अगर आप आयात ज्यादा कर रहे हो निर्यात कम कर रहे हो तो यही है यहाँ पर क्या रीजन होगा, निर्यात की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक आयात होगा तो डॉलर जाएंगे ज्यादा तो व्यापार घाटा होगा। सब कुछ आपका कराया गया था, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करा दी गई थी, जैसा मैं इस स्टूडेंट का बता रहे हैं ना। अब देखो उसके सारे क्वेश्चन उसके बाद सही हैं, ये भी सही है, ब्लैक से जो लगा हुआ है इन्हीं का ही लगाया है।
आखिरी क्वेश्चन है आपका प्रतिधारित आय, कॉमर्शियल पेपर, फैक्टरिंग, भारतीय डिपॉजिटरी रसीदें। ये भी आपका पूरा नोट से आया है, इस पर क्वेश्चन भी हुए थे। अगर आप केवल एक पकड़ लेते, भारतीय डिपॉजिटरी रसीदें, ध्यान रखो डिपॉजिटरी रसीदें मैंने बताया था कि जब एक देश के नागरिक किसी दूसरे देश के शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहते हैं तो क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें जीडीआर। इंडिया के टर्म में क्या होता है, आईडीआर। अमेरिका के टर्म में एडीआर जारी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार की बात हो रही है। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ देते अगर आप, तो कॉमर्शियल पेपर, इसकी बात जान लेते। तो कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, ये सब बॉन्ड है। कॉमर्शियल पेपर हो गया, कॉमर्शियल बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, दिनांकित चेक हो गई, ये क्या बॉन्ड है। बॉन्ड कहाँ होते हैं, मुद्रा बाजार में। तो बस इसको दो को ही, एक को कोई पकड़ लेते हो। डी का 4 किसमें है, डी का 1, डी का 4 नहीं, डी का 1 किसमें है, तो यहाँ पर डी का 1 एक ही में था। इसके बाद दूसरे का अगर आप देख लेते कि कॉमर्शियल पेपर डी, बी का 2 कौन सा है, तो ये हो जाता सेम वही है, ए का 4 हो जाता। प्रतिधारित आय जो है आपके अपने पास है तो स्व-वित्त पोषण हो जाता। तो इस तरीके से ये भी सही था। तो यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे दिया। जिस एक क्वेश्चन में जो मैंने बताया कि वो 2 ऑप्शन में कोई भी मान सकता है आयोग, वो भी आप लोगों को बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने ये आंसर की डाली ग्रुप में मंडी सचिव में, फिर लोगों का किस तरीके से नंबर आ रहे हैं वो देख लो, आप लोग समझ में आ जाएगा कि ये है। और ये वो स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने लगातार 2 महीने तक मेहनत की थी। देखो ये स्टूडेंट ने डाला, जिस हिसाब से इस ग्रुप के सदस्यों ने इतने कठिन प्रश्न जो अबाउट टू यूपीएससी लेवल थे को बड़ी ही आसानी से हल किया, इसके लिए टीम जीएस रिवॉल्यूशन और सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। वो करके स्टूडेंट कल से ही डाल रहे हैं फिर तो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधा जो मैंने पेपर स्टूडेंट ने एक ने डाला था, मैंने पूछा ये पेपर किसका है, तो 17 क्वेश्चन सही है इकोनॉमिक सेक्शन में इनके। तो एक स्टूडेंट ने बोला सही में क्या सर, जिसका पेपर था, तो बोले मेरा ही है। तो फिर मैंने उसको बोला, हिंदी में थोड़ा सा स्टूडेंटों को लगा, क्योंकि जिस चीज़ में थोड़ा सा हम कम समय दे पाते हैं वही चीज़ टफ लग जाती है स्टूडेंटों को, बातें हैं। कंप्यूटर में लग रहा था, कंप्यूटर में हमने काम करा दिया, वहाँ पे भी बहुत आसान हो गया काम। ठीक, फिर आंसर की भेजी। इसके बाद देखिए क्या है, 15 सही है इनके, इनके 16 सही हैं, जिसका पेपर था उसके 17 मैंने बताई दिए। ऐसे करके लोगों के सही हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इन सभी लोगों को बधाई। अगर इकोनॉमिक्स में भी आप इतना ज़्यादा एज ले रहे हो ऐसे पोर्शन में जो टेक्निकल है, पूरा यूपीएससी वाला सिलेबस था इसका, तो बहुत बहुत बधाई। अब हम बात करते हैं बीपीओ वालों पर। इनके लिए यहाँ से क्या सीख है, सबसे पहली सीख है कि जो आपके पेपर में धाराएं आ रही हैं एक्ट से, वो दिखाई देता हूँ मैं, उसमें आप लोगों को अब चेंज क्या करना है कि जो हिंदी में लिखा है हिंदी में लिखा रहने दो, आइडिया मैक्सिमम लग जाता है। जैसे 26 पी की बात हुई, आपने पढ़ लिया 26 ता, तो धाराएं इतनी दूर दूर होती हैं आपको तुरंत समझ में आ जाएगा 26 की बात हो रही है, 2 ता लगे हैं क्या, एक लगा है, वो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि जहां पर आपका हिंदी में लिखा है उसी के साथ में आपको अंग्रेजी भी उसकी ABCD लिख लेनी, या एक फॉर्मूला बना लेना, देख लेना कि ए से आ बन रहा है, बी से बा बन रहा है। तो ऐसे एक बार देख लेना तो आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर जो धाराएं पूछ रहे हैं ना, ये 7A लिख दे रहे हैं, ये 7A नहीं लिख रहे हैं, 7A हिंदी भी लिख रहे हैं, उसमें भी 7ABCD ही यूज हो रही। इस तरह से पेपर आ रहा है, पहला चेंज ये होना है। दूसरा, स्ट्रेटजी के लिए 12 PM पर हम बात करेंगे आज ग्रुप कॉल में, बीपीओ के कंटेंट वाले में टेलीग्राम पर, इस पर बात होगी। एक्ट की इंग्लिश की बात हो ही गई आपकी। बाकी जहाँ पर जो काम होना है कंप्यूटर वगैरह में, सारी चीज़ें हम ग्रुप कॉल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।